हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने आपको बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए कोलरॉश लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ तक की तो बात हो गई थी। कोलरॉश लॉ को डिफ़ाइन करना भी आपको आना चाहिए, स्टेट करना है ना। तो इसको बिल्कुल प्रॉपरली इसकी सेट लैंग्वेज जो है उसको पढ़ लें, बढ़िया से तैयार कर लें। और इसकी एप्लीकेशंस में आप वही बताएंगे कि लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी कैलकुलेटेड। और कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? इसको कैलकुलेट करने के लिए यू विल बी मेकिंग यूज़ ऑफ लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का तो आप आराम से निकाल सकते हैं ग्राफिकली, उनका आपको मालूम होता है वैल्यू, तो उनको यूज़ करके आप यहाँ पर इनके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स में मैं बता देती हूँ कि मान लीजिए आपको लैम्डा एम इन्फिनिटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड के निकालनी है। यू ऑल नो दैट इट इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसकी निकालने के लिए हम मदद ले सकते हैं। इन केस इट इज़ गिवन, आप सोडियम एसीटेट ही लीजिए। अब इसमें से एसीटेट इज़ डिज़ायर्ड पार्ट, Na आपका डिज़ायर्ड पार्ट नहीं है ना। तो दूसरा आप ले लीजिए HCl। HCl में से H इज़ डिज़ायर्ड, Cl इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आपने देखा Na और Cl हमें नहीं ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे में से डिडक्ट कर दीजिए फॉर NaCl बस। क्योंकि हर आयन का अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन है, उसको ये मतलब ही नहीं होता कि उसका काउंटर आयन कौन सा है। तो आपको हर आयन का अपना चाहिए, तो हर आयन के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। सेम वे कभी कभी ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप में भी आ सकता है, तो मैं वो एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है, जैसा कि एक बार आया था बोर्ड में। एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको जो डिटेल्स मिले हुए हैं वो लैम्डा इन्फिनिटी मिली हुई हैं किस किस की। एक तो NH4Cl की, एक आपको मिली है बेरियम हाइड्रोक्साइड की। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड में आप देख रहे हो वैलेंसी चेंज हो गया, 2 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको 2 OH आयन मिल रहे हैं। आपको चाहिए अमोनियम और हाइड्रोक्साइड एक एक आयन, है ना। तो 2 आयन के लिए आपको इसको भी ट्वाइस करना पड़ेगा। यहाँ से आपको 2 अमोनियम आयन मिल जाएंगे। तो आप जो निकालोगे वो 2 टाइम्स निकालोगे, इसीलिए उसका हाफ करना पड़ेगा। आई गेस यू आर गेटिंग इट, है ना। फिर उसमें से आप बेरियम क्लोराइड में हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अगर बेरियम हमें नहीं चाहिए था वो हट जाएगा, 2 Cl हो जाएंगे वो हट जाएंगे। तो आपको ट्वाइस ऑफ NH4Cl करना पड़ेगा। तो ये अल्टीमेटली कैन बी गिवन बाय हाफ करेंगे, क्योंकि 2 मोल्स के लिए आएगा तो आपको 1 मोल का निकालने के लिए हाफ करना पड़ेगा ओवरऑल। और अंदर में लेंगे आप 2 टाइम्स लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NH4Cl। नाउ यू विल बी गेटिंग 2 अमोनियम आयंस एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस, है ना। एक आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसमें से डिडक्ट कर दीजिए बेरियम क्लोराइड की। ये काम आपने करना है। देन इसको डिवाइड किया आपने 2 से। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, नाउ जो आपका 2 मोल्स के लिए निकल के आया उसको आपने 1 मोल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो बस थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल कीजिए, देखिए कौन कौन से आयंस आपको रिक्वायर्ड हैं और कौन से आयंस रिक्वायर्ड नहीं हैं, और कितने नंबर ऑफ आयंस रिक्वायर्ड हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यही आपको 2 एग्जाम्पल्स की मदद से समझा दिया है ना। अभी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो सेक्शन है आपको थ्योरेटिकल अकाउंट दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। कहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है? यहाँ से ले लीजिए। लैम्डा एम इन्फिनिटी, लैम्डा एम जनरल मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। दिस इंक्रीजेज स्टीपली ऑन डाइल्यूशन। आपने देखा था अभी कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं तो बढ़ रहा है ऊपर ना, स्पेशली नियर लोअर कॉन्सेंट्रेशंस। देयरफॉर दिस कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ दिस, एज वाज द केस इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो आप एक्सट्रापोलेट उस लाइन को करके कर सकते थे, पर यहाँ ग्राफ कर्व ऐसा आ रहा है कि जिसको एक्सट्रापोलेट करके कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये आप नहीं कर सकते। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन रेंजेस टू 0, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स completely, but at such low concentration the conductivity of the solution is so low that it cannot be measured accurately. That's why lambda infinity for weak electrolytes is obtained by using Kohlrausch law of independent migration of ions. ये वाला सेक्शन पूरा लर्न कर दीजिए। इसके बाद में आपको मिलेगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाला जाता है ना। वैसे भी बेटा अगर कोलरॉच लॉ को भी डिफाइन करने के लिए बोर्ड देगा ना, तो उसके साथ में एक न्यूमेरिकल तो असिस्ट करता ही है। उसी के ऊपर बेस्ड जो आपसे स्टेट करवा रहे हैं, डिफाइन करवा रहे हैं, उसी के ऊपर बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल भी मिल जाता है। इस न्यूमेरिकल में कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको लैम्डा एम इन्फिनिटी जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। जैसे ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है आपको ना,
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए अल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए व्हाट यू नीड इज लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, एंड ऊपर वाली जो है वो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, बीच में कहीं की बात कर रहे हैं ना। तो मे भी कई बार मान लीजिए लैम्डा एम सी आपसे निकलवाया जा रहा है, आप कैसे निकालोगे? एट एनी कॉन्सेंट्रेशन कैन बी गिवन बाय 1000 कप्पा अपॉन एम। इससे तो आप ये निकाल लीजिए। हो सकता है आपसे लैम्डा एम इन्फिनिटी भी निकलवाए, मेक यूज़ ऑफ कोलरॉश लॉ, है ना। तो हो सकता है अगर ज़्यादा मार्क का न्यूमेरिकल आएगा तो ये भी आपसे कैलकुलेट करवाएं, ये भी कैलकुलेट करवाएं, एंड देन दे आस्क यू टू कैलकुलेट अल्फा। तो अल्फा तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपके पास में ये वैल्यूज़ होंगी। तो बस एक बार कैलकुलेट करके और फिर आप यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये तो जस्ट एक रेशो है, डिग्री है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल के उसके बाद आप के ए भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन आप नीचे का चाहो तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, कट शॉर्ट सी अल्फा स्क्वायर से भी काम चला सकते हो। तो नियरली या अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। बेटर टू राइट अप्रॉक्स अलॉन्ग विद द आंसर ना, वो द बॉल रिमेन्स इन योर कोर्ट ओनली। तो ये एप्लीकेशन थोड़ा सा यहाँ से देख लेना इसको। ठीक है, न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 3.7 एंड 3.8 दिया है, इसको आराम से देखें, इससे सीखें। और ये देखो 3.9 भी है, इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है, हर तरीके के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड है कि कैसे कैलकुलेट करना है। इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करते हुए चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब बात आ रही है इलेक्ट्रोलाइसिस की ना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस में नॉट टू फॉरगेट कि आपके पास एक ही चैम्बर होता है, उस चैम्बर में 2 इलेक्ट्रोड्स डिप्ड होते हैं और ये कॉमन मेटल आयन सॉल्यूशन आपके पास में होता है। बाहर से एक्सटर्नल सर्किट से आप इसको कनेक्ट कर देते हैं, एंड जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हियर, एज अ रिजल्ट ऑफ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट केमिकल रिएक्शंस आर कंडक्टेड कैरिड ऑफ। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे और उसके बाद में एक रॉड घुलने लग जाती है, एक रॉड पे डिपोजिशन एक्स्ट्रा वाला होने लग जाता है। तो ये जो है ये कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो भी मेटल डिपॉजिट हो रहा है ऑन कैथोड, कैथोड पे जो भी डिपोजिशन हो रहा है वो डिपोजिशन, यहाँ पे ध्यान रखना कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, इस चीज़ का पूरा पूरा ख्याल रखना। दिस इज ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वहाँ पे LOAN बताया था आपको ना, एनोड वॉज नेगेटिव, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। तो ये जो कैथोड पे डिपोजिशन हो रहा है ये हो रहा है बिकॉज ऑफ रिडक्शन, सिंस रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कैथोड, और एनोड पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या होंगे, एनोड की तरफ क्या जाएगा, एनोड पे क्या डिलीवर होगा, कैथोड पे क्या डिलीवर होगा, ये निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पता होने चाहिए, है ना। बट इससे पहले मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को गवर्न करने के लिए जितने भी ये अमाउंट ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं ना रिडक्शन के वक्त, 1 मोल कॉपर, इसको ऐसे पढ़ेंगे, 1 मोल ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड बाय 2 फैराडे ऑफ चार्ज। ये चार्ज है, और इन टर्म्स ऑफ फैराडे अगर मैं बोलूँगी तो 2 फैराडे, है ना, वो 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट कर रहा है। एंड 1 मोल कॉपर यू नो इसके मोलर मास के बराबर होगा 63.5। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। फिर आपसे जितने भी डिज़ायर्ड मोल्स के लिए पूछा जा रहा है उतने डिज़ायर्ड मोल्स के लिए निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से आप चार्ज को भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, तो उसके लिए तैयार रहें। और साथ में यहाँ गवर्न होता है ये बाय फैराडेज लॉ। अब ये थोड़ा सा डिलेमा में मैं हूँ कि फैराडेज लॉ हटाया है कि नहीं हटाया, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात हो रही है। तो फैराडेज लॉ पे यू नेवर नो, अगर क्वेश्चन कोई पुटअप हो जाए तो बेटर होता है कि आप इसको कवर करके ही चले। ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, छोटा सा ही है। फर्स्ट लॉ जो है इसका, उसके ऊपर बेस तो आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हो, वो है वेट डिपॉजिटेड। जो भी आपका मेटल डिपॉजिट हो रहा है ना वो कितना ग्राम्स डिपॉजिट हुआ, ये निकालने के लिए एटॉमिक मास अपॉन n इंटू एफ, फेराडे कांस्टेंट आपको पता है 96500 हो जाएगा। n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो चार्ज यहाँ पे आ रहा है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए काम में आ रहे हैं, वो हो जाएगा आपका n इंटू कितना करंट पास हो रहा है और कितने टाइम के लिए पास हो रहा है। ये करंट जो है ये एम्पियर्स में होना ज़रूरी है और ये सेकेंड्स में। ठीक है, ये सब आप रख दीजिए, देन ये वेट डिपॉजिटेड आपके पास आ जाएगा कितना ग्राम। इस तरह से हम निकाल सकते होते हैं। तो फर्स्ट लॉ है, साथ में सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ आपको कहता है कि
अगर सीरीज़ में आपने सेल्स लगा रखे हैं एंड सेम अमाउंट ऑफ करंट इज बीइंग पास थ्रू ऑल द सेल्स, तो अमाउंट डिपॉजिटेड ऑफ ए, कोई भी एक मेटल हो सकता है, एंड अमाउंट डिपॉजिटेड ऑफ बी, क्योंकि अलग अलग चैम्बर में, एक चैम्बर में ए डिपॉजिट हो रहा है, एक चैम्बर में बी, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स। पर ये सीरीज में लगे होने चाहिए और सेम अमाउंट ऑफ करंट इज टू बी पास। तो ये दिस गिव्स यू द सेकेंड लॉ ऑफ फेराडेज। तो इस तरह से ये दोनों पे न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल के लिए बस ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, जो भी निकालना हो वो आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो इस तरह से एक टाइप का ये भी न्यूमेरिकल हो सकता है जिसको आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे फेराडेज के लॉ दिए हुए देखिए, तो आप इन लॉ के को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में एग्जैक्ट अमाउंट तो ये होती है 96487, लेकिन राउंड फिगर में भी ले सकते हैं, 96500 अलाउड है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारा एक, क्योंकि बैटरीज हटा दिया, बैटरी का पोर्शन एंड कोरोजन आपके इस बार के सिलेबस में से हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, तो वी आर लेफ्ट ओनली विद दिस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस समझाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि ये ऐसा वाला आपका एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है एंड उस लास्ट क्वेश्चन में यही केसेस दिए हुए हैं ना। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बताने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये ई से मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिक करंट डिपोजिशन टेक्स प्लेस एंड प्रायोरिटी बेसिस पे जब आपके पास में चॉइस होती है, एक से ज़्यादा आयंस माइग्रेट होते हैं, तो उन आयंस में से प्रायोरिटी बेसिस पे कौन सा जाकर के डिपॉजिट होगा, किसको इतना प्रिविलेज मिलेगा वहाँ पर डिलीवर होने का, ये चॉइस जो है ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे एग्जैक्टली कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होंगे एट एनोड एंड कैथोड, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ थोड़ा सा। हालांकि ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे जाकर के फेल हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है। लेकिन इसको हाँ रीज़न की तरह से आप वहाँ पर एग्जाम में मत लिखिएगा, क्योंकि ये कोई रीज़न ऐसा कोई बुक में नहीं है। ये हम सिर्फ आपको एक कट शॉर्ट करने के लिए, एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, या चीज़ों को ईजी करने के लिए हम आपको ये ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक का ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ना। इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स की कंडीशन दो हो सकती हैं। यहाँ एक कंडीशन हो सकती है इलेक्ट्रोड की कि इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है, प्लैटिनम का यूज़ हो गया जो खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा किसी रिएक्शन में। दूसरा चॉइस आपको दिया जा सकता है मेटल का, कॉमन मेटल का इलेक्ट्रोड है। जैसे आपने 10th से पढ़ रहे होंगे आप, गैल्वेनाइजेशन या कुछ ऐसा करते हैं, या फिर कॉपर का रिफाइनिंग आपने पढ़ा है, उसमें क्या होता है, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स होते हैं दोनों के दोनों, ये कॉपर के ही इलेक्ट्रोड है, एक एनोड की तरह से काम कर रहा होता है, एक कैथोड की तरह से। इम्प्योर वाला एनोड होता है, तो वहाँ से जाकर के कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा होता है, तो आपने देखा एंड डिप्ड होता है ये कॉमन मेटल आयन सॉल्यूशन में, तो इस सॉल्यूशन से माइग्रेट होता है। तो ऐसे करके ये है मेटल का इलेक्ट्रोड, तो आपको मेटल का AgNO3 में Ag का इलेक्ट्रोड डला हुआ होगा। तो ऐसे करके या तो आपके पास चॉइस आएगी इनर्ट इलेक्ट्रोड की जो प्लैटिनम के बने हुए होंगे, या फिर आपके पास चॉइस आती है सॉल्यूशन के कॉमन के साथ कॉमन मेटल का इलेक्ट्रोड। तो पहले तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड का कौन सा आपको सेक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले लेते हैं मेटल का इलेक्ट्रोड। जब आपको मेटल का इलेक्ट्रोड दिया होता है ना, तो ध्यान रखिए एनोड पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है, ये तो कॉमन फीचर है वेदर भी इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, ध्यान रखना। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ये तो यही एक फैक्टर है जो कॉमन है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको पिछले वाले पोस्ट में बताया भी था, है ना। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन करवाना है, तो सेम मेटल का इलेक्ट्रोड ही एग्जॉस्ट होगा। एंड अगर ये मेरा मेटल का इलेक्ट्रोड कॉपर का ही बना हुआ है, तो इस पर रिएक्शन जो होने लगेगा वो यही होगा कि दिस विल गेट कन्वर्टेड टू आयन, ये सॉलिड स्टेट से डिजोल्व होता जा रहा है आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन डिलीवर कर रहा है। कैथोड पे जाकर के यही जाकर के डिपॉजिट भी होगा, इसी का ही ऑक्सीडेशन, इसी का ही रिडक्शन, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जाकर के डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो जब भी आपका कॉमन मेटल आयन जो सॉल्यूशन है उसी का कॉमन इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है, तो सेम विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, सेम विल गेट रिड्यूस्ड, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ तो चॉइस ही नहीं आ रही है ना, यहाँ तो आपके लिए लिखना बड़ा आसान काम हो जाएगा। अगर मेटल का इलेक्ट्रोड आपको मिल जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड मिलता है तब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे चॉइस ऑफ सिलेक्टिविटी ज़रूरी है फ्रॉम
आयंस अवेलेबल, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये टेक्निक सीख गए तो बहुत अच्छा होगा। जैसे एग्जाम्पल की तरह से ले लेते हैं, अभी थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेती हूँ उसको, फिर मैं बताती हूँ आपको। मैं एग्जाम्पल की तरह से ले रही हूँ, जैसे एक्वस NaCl लिया मैंने और इसमें मैंने प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स डाले और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कौन से प्रोडक्ट्स डिलीवर होंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, NaCl को भी लेंगे। NaCl जो है ये आयनाइज होगा ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो आप आयनाइजेशन करवा रहे हैं, है ना, एज ए रिजल्ट ऑफ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस विल गेट कन्वर्टेड टू Na+ एंड Cl-। ऑफ कोर्स एक्वेटेड है, मैं बार बार ये चीज़ें नहीं लिखूँगी, अंडरस्टूड है, ठीक है। मैं ये इतना माइन्यूट चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखने वाली हूँ। देन ये भी एक्वस में से ही गया है, आयनाइज हो गया। देन उसके बाद में आप एट द सेम टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वाटर भी तो आयनाइज होगा, ऑफ कोर्स एग्रीड कि बहुत कम होगा, पार्शियल और वो भी बहुत कम होगा, लेकिन आयनाइज तो देखो ये भी होगा। दिस विल गेट कन्वर्टेड टू H+ एंड OH आयंस, ठीक है। तो अब आपके पास कैथोड पे माइग्रेट होने वाले 2 आयंस हो गए, एनोड पे माइग्रेट होने वाले 2 आयंस हो गए। कैथोड पे जब आप रिएक्शन की बात करते हो, कैथोड पे क्योंकि रिडक्शन होना है, तो रिडक्शन तो देखो उसका होगा जो मोर ऑफ नोबल होगा या लेस रिएक्टिव होगा। यहाँ पर उसको प्रायोरिटी देना जो लेस रिएक्टिव होगा। अगर लेस रिएक्टिव नहीं समझ में आए, जिसका E0 हाईली पॉजिटिव होगा या जो इनर्ट होगा, तो कोई सी भी चॉइस ले लीजिए। आपको लेस रिएक्टिव बोलिए, E0 हाईली पॉजिटिव बोलिए या इनर्ट बोलिए, एक ही बात है, सब कुछ एक साथ ही एक जैसा ही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है वो 0 होता है पोटेंशियल, एंड Na का नेगेटिव में होता है। आपको पता है सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना, तो सोडियम रिएक्टिव है और H उतना रिएक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर मैं प्रायोरिटी दूंगी H को। तो यहाँ कैथोड का रिएक्शन तो होना चाहिए H+ + E गिव्स यू H, एंड ये तो हुई प्राइमरी रिएक्शन। सेकेंडरी रिएक्शन में एक H मिलके एक और से 2H मिल जाएगा, H2 बना लो सीधा, फिर एक बार में तो एक स्टेप और आ जाता मेरा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी 2 रिएक्शंस मैंने दिखा दिए इस पर। तो दिस रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, दिस गोज इन द सॉल्यूशन ओनली, और ये जो है हाइड्रोजन गैस की तरह से डिलीवर हो गया आपको कहाँ पे, कैथोड पे। तो कैथोड पे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। देखो अब आ जाइए एनोड पे। एनोड पे चॉइस आपको 2 आयंस की मिल रही है, किस किस की, एक तो Cl नेगेटिव की, एक OH नेगेटिव की। अब यहाँ पर बेटा वो डिस्चार्ज पोटेंशियल वगैरह का फंडामेंटल लगाओगे, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, जब तक डाइल्यूट सॉल्यूशंस ही कहे जा रहे हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट में कई बार होता है ना, या सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा, तब सल्फेट आयन जाएगा, ध्यान रखना। पर ज़्यादातर केसेस में आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन ही दिया जाएगा, ओके। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया जा रहा है और एनोड पे आपके पास में चॉइस आ रही है 2 आयंस की, इनमें से किसको ऑक्सीडाइज कराओगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन की तो देखो दोनों ही रिएक्शंस हो सकती थी। तो इसमें से प्रायोरिटी बेसिस पे आप किसको ऑक्सीडाइज करवाओगे ये देखने के लिए आप इनके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो। ऊपर वाले में सिर्फ एक एटम है, यहाँ 2 हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आप उसके साथ जाइए जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। जिसमें कम से कम एटम्स है ना, आप उसको लेके चलिए, क्योंकि यहाँ Cl है तो आई गो विथ Cl। Cl नेगेटिव विल गेट कन्वर्टेड टू Cl एन इलेक्ट्रॉन, ये प्राइमरी इक्वेशन हो गई। Cl एंड Cl कंबाइन टुगेदर टू गिव Cl2। देखिए Cl2 डिलीवर हो जाएगा आपके पास एनोड पे। तो एनोड पे से निकल रहा है आपका क्लोरीन गैस, कैथोड पे निकल रही है हाइड्रोजन गैस। व्हाट अबाउट दिस हाइड्रोक्सिल आयन, वंस अगेन इन सॉल्यूशन। तो अगर मैं ओवरऑल लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे इक्वेशन लिख सकती हूँ, NaCl प्लस वाटर गिव्स यू Na+ ion going in the solution, OH ion once again in the solution, plus H2 plus Cl2। H2 कहाँ मिल रही है आपको गैस की तरह से, कैथोड पे, ठीक है। Cl2 मिल रही है आपको एनोड पे। हो गया आपका रिएक्शन। बस अब इसमें करना क्या था ना, आई गेस द थिंग्स आर क्लियर टू यू। जैसे अभी एक NCERT का ही आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, एक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, आपको बताने हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 दिया है। अब AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन, इसके 2 केसेस दिए हैं। एक बारी व्हेन वी आर यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, कॉमन मेटल के हैं देखो, और एक बारी जब आप प्लेटिनम के इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हो। दोनों केसेस लेके चलेंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड की। मैंने आपको बताया था जब भी मेटल का ही कॉमन इलेक्ट्रोड है ना, तब एनोड पे रिएक्शन ऑक्सीडेशन वही उसी का ही होगा, एनोड पे Ag ही डिसॉल्व होगा, ऑक्सीडाइज, एंड कैथोड पे रिवर्स ऑफ दिस, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, ये आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आपकी तकदीर बहुत अच्छी है।
लेकिन अगर आपके पास ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड करके आता है तो आपने क्या करना है, अब चॉइस देखिए, AgNO3 डिलीवर करेगा आपका Ag प्लस एंड NO3 आयंस, नेगेटिव आयंस ना, वाटर से मिलेगा आपको H प्लस एंड OH आयंस, ठीक है। अब इन दोनों में से इनर्ट कौन है, हाइड्रोजन का तो ज़ीरो है पोटेंशियल, Ag का प्लस 0.80 है, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा इनर्ट है, तो इसको तो डिपॉजिट करवा दीजिए आप कैथोड पे, दिस गोज इन ऑन द कैथोड, दिस गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कैथोड ऑफ कोर्स, ओके। चॉइस दोनों की थी H प्लस और Ag प्लस की, तो मैंने सिलेक्ट किया रिएक्शन Ag प्लस का, डिपोजिशन ये हो गया, ये कैथोड पे हो रहा है, ठीक है। और जब मुझे एनोड की बात आ रही है तो मेरे पास एनोड पे चॉइस आ रहा है, एट एनोड माइग्रेट मेरे दो आयंस कर रहे हैं, नाइट्रेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको एनोड पे देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका होना है, आप क्या देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कम से कम है। NO3 में देखिए 3 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन, 4, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, ऑफकोर्स OH नेगेटिव में कम से कम है, तो मेरा यहाँ रिएक्शन जो जाएगा वो OH नेगेटिव के साथ जाएगा, ठीक है। और OH नेगेटिव के लिए रिएक्शन अगर आपको लिखना है बड़ा सिंपल सा है, 2 टाइम्स OH नेगेटिव लीजिए, O2 प्लस 2H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाली रिएक्शन मेरी चली गई, ये हो रही है। तो एनोड पे आप देख रहे हैं क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है, ऑक्सीजन इज बीइंग लिबरेटेड एट एनोड, सिल्वर इज बीइंग डिपॉजिटेड एट कैथोड, एंड बाकी सब सॉल्यूशन में रह गया, ये H प्लस रह गए और NO3 रह गए, मिलके HNO3 बना लेंगे, ओके। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, है ना, इसको भी बैलेंस कर देंगे, तो बस ठीक है, आपने कैथोड पे और एनोड पे दोनों पे प्रोडक्ट बता दिए, सिंपल। तो मैंने अभी आपको यही ट्रिक दी है, ये टिप दी है कि एनोड पे जब आपके पास मोर देन वन होते हैं, कैथोड पे तो आप देखेंगे जो इनर्ट है, लेकिन एनोड पे जब आपके पास एक से ज़्यादा की चॉइस है तो आप उसके साथ जाइए जिसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कम है, कभी भी ये वाला जो तरीका है ये फेल नहीं होगा, बिलीव मी, ओके। सो दिस वे यू कैन इजीली लर्न, आप आराम से सारे कर सकते हैं। और भी कुछ केसेस करके देख लीजिए, आप कॉपर सल्फेट का करके देख लीजिए, आप H2SO4 का करके देख लीजिए, है ना, तो दिस वे यू कैन इजीली राइट द या प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इस टिप का ध्यान रख लेना, विश यू गुड लक। और यहाँ पर ये चैप्टर ओवर हो गया, क्योंकि आगे तो कोई जाने से फ़ायदा ही नहीं है, आगे का सेक्शन आपके इसमें से कोर्स में से हटा दिया गया है ना, तो फिलहाल इतना आप प्रिपेयर कर लीजिए, एंड उसके बाद में मैं पोस्ट करूँगी। एक मेरा लेसन 2 छूट गया था, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो ले लूँ, पर मेरा अभी प्रायोरिटी होगा लेसन 4, okay, but whenever I'll get time I'll definitely post for lesson 2 also, okay. So this much now, good luck.